चलिए आपके स्क्रीन पे एक शेयर कर देती हूँ पीपीटी, वहां से आप देख लो। लास्ट मैंने आपको जो ऑप्शन ही दिया था वो बेलेबल ऑफेंस को रिलेटेड, आई थिंक सो मैंने पूरा कंप्लीट किया था ना, कि नहीं? बेल बताया था आई थिंक। चलिए स्टार्ट करेंगे बेलेबल ऑफेंस को लेकर। जिसको भी अनम्यूट होना रहेगा तो वो रेज हैंड करेंगे और मैं आपको अनम्यूट करूंगी। यहाँ से मैंने ऑप्शन लॉक कर दिया है वहां से। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। अभी देखो मैं आपको बता रही थी ना कि आपको फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और ये सब देखना है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट शेड्यूल की बात क्यों कही थी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फर्स्ट शेड्यूल को लेकर। which is made bailable by any other law for the time being in force, and non bailable offense means any other offense। अभी देखो यहाँ पर है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस, यहाँ पर एनी अदर ऑफेंस का मतलब क्या है? कोई भी ऑफेंस हो सकता है जो नॉन बेलेबल हो, है ना। तो बेलेबल जहां पर आपको बेल इजीली मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों के बैरेक्स अपने हाथ में है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कॉग्निजेबल की नॉन कॉग्निजेबल? सी में आप क्या लिखेंगे? कॉग्निजेबल की नॉन कॉग्निजेबल? चलो मैं बता देती हूँ, नॉन कॉग्निजेबल लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है। कॉग्निजेबल जिसमें बेल नहीं होती है, नॉन कॉग्निजेबल जिसमें बेल हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मैंने आप लोगों से क्या कहा कि आप अपने बैरक का लास्ट, एकदम जैसे अपना 531 सेक्शन खत्म होगा, उसके बाद आप लोग सेक्शंस खत्म होते ही ना आपको एक फर्स्ट शेड्यूल करके दिया जाएगा जिसमें होगा सेक्शन, ऑफेंस, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल। अब यहाँ पे व्हाट कोर्ट ट्राइबल का मतलब क्या होता है कि कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा। अभी देखो कौन सा कोर्ट, यानी कोर्ट ऑफ सेशन की बात की जा रही है, एनी मैजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की बात की जा रही है ना। अगर अपन पूरा ये चेक करेंगे, जितने भी सेक्शंस होंगे ना, हर कोई सेक्शन ऑफेंस के लिए पनिशमेंट और बताया गया है कि वो ऑफेंस जो है वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। अभी ना पता है आप लोगों को, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर मुझे ये पूछा गया था कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक है। अब हमको क्या है, बेलेबल नॉन बेलेबल तो पता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल तो पता ही है, लेकिन कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में हम लोग इतना खास जानते हैं क्या? इतना खास हम नहीं जानते। करेक्ट है ना? मैं क्यों कह रही हूँ ये चीज, क्योंकि ये जो चीजें मिलाकर ये बेलेबल ऑफेंस को फॉर्म करती है। क्योंकि हम फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो ऑफेंस, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल। इतना तो हम लोगों को इजीली समझ में आ ही गया है ना। अभी देखो कंपाउंडेबल इन, अगर हम लोग बोलते हैं कंपाउंडेबल इन लॉ, अगर आप लॉ की कंपाउंडेबल की बात कर रहे हैं तो कंपाउंडेबल ऐसा ऑफेंस होता है दैट कैन बी सेटल्ड, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिटवीन द विक्टिम एंड द अक्यूज। अगर आप लोगों को प्ली प्ली बार्गेनिंग याद रहेगा कि व्हाट इज अ प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये होता था ना कि जब भी समझो हम लोगों का डिस्प्यूट हो रहा है, अक्यूज को हमको पनिशमेंट करानी है, कम करानी है, कि ठीक है ना, हो गया ना, अभी क्या है, इससे अच्छा पैसे लेके मोकड़ा हुए ना, पनिशमेंट में किसको रखा है, पैसे से सब कुछ होता है, ऐसे अपना दिमाग चलता है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं, जेल की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको कंपाउंडेबल बताया जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल बताया जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज्ड। ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात पूछती हूँ। देखो, जो हम लोग है ना पनिशमेंट पढ़ते थे, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस, सॉलिटरी imprisonment for life, fine, forfeiture and confiscation of property। अब यहाँ पर है ना, अगर हम लोगों ने बाय मिस्टेक, मतलब मैं ऐसे शब्द यूज कर रही हूँ, बाय मिस्टेक अगर हम लोगों ने एज अ लेमैन समझ के भी आईपीसी को कभी देखा होगा या समझा होगा या सुनने की कोशिश करी होगी, तो हम लोगों को 53 से लेके 75 तक जो हमारा आईपीसी हुआ करता था, ठीक है, तो उसमें हमको काइंड्स ऑफ पनिशमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है। तो अब काइंड्स रिलेटेड हमारी थियरीज भी होनी चाहिए, है ना। थियरीज ऑफ पनिशमेंट भी होना चाहिए कि व्हाट आर द थियरीज ऑफ पनिशमेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट। तो डेटरेंट थियरी क्या होती है, प्रिवेंटिव थियरी क्या होती है, रेट्रिब्यूटिव थियरी क्या होती है, रिफॉर्मेटिव थियरी क्या होती है, एक्सपायरेटरी थियरी क्या होती है ना, ये सब चीजें हमको मालूम होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस का मतलब यही नहीं है सिर्फ बेल मिलके ऑफेंस खत्म हो जाता है। फर्स्ट शेड्यूल को देखने के लिए कहा, एनी अदर लॉ के बारे में कहा मैंने आप लोगों को यहाँ। फिर मैंने आपको कहा बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। फिर मैंने आपसे कहा कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। उसके बाद मैंने आपको थियरीज के बारे में डिस्कस किया, पनिशमेंट के बारे में डिस्कस किया, है ना। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें पनिशमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है? 100% मिलती है ना। तो क्यों पनिशमेंट दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट। और ये जो थियरीज है, अगर आप लोग एलएलएम कर रहे हैं तो उसके प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेनोलॉजी पढ़ना है तो ये सारे क्वेश्चंस वहां पे भी पूछे जाते हैं। ठीक है। आप लोगों को बेलेबल ऑफेंस समझ में आया जिसमें बेल मिलती है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। फिर मैंने कहा नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो कि ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें बेल नहीं मिलती है ना, जिसे हम कॉग्निजेबल कहते हैं। देखो ना कितना कंफ्यूजिंग है। बेलेबल में नॉन कॉग्निजेबल की बात कर रहे हैं, नॉन बेलेबल में कॉग्निजेबल की बात कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है यहाँ पर कि ऐसे कैसे, ऐसे क्यों, क्या रीजन है। रीजन ये है कि कॉग्निजेबल में जहां पर आप लोगों को बेल नहीं मिलती है, अगर आप कहोगे रेप केस कॉग्निजेबल है, बेल मिलती है उसमें, सुना है क्या? रेप केस में बेल मिलती है, मर्डर केस में बेल मिलती है, मिलती है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ नहीं मिलती है। लेकिन कब मिलती है, कब मिलती है, कब मिलती है? डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ इंटरवल जो आप लोग आगे जाके सीखेंगे, है ना। एनडीपीएस ऑप्शन, नार्कोटिक ड्रग्स का जो केस होता है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। नार्कोटिक ड्रग्स के केस में अगर किसी के बैग में या कहाँ पर भी ड्रग्स मिलते हैं तो उसमें वो जो ऑफेंडर है उसको बेल मिलती है क्या इतना फास्ट? कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग बेल तो लगा भी नहीं सकते। आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पढ़ेंगे। ठीक है ना। बेल बॉन्ड, इससे पहले मैंने आप लोगों को बेल बॉन्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। बेल बॉन्ड का मतलब ये होता है अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। हाँ आकाश बोलो। मैम फिर शाहरुख खान का जो केस हुआ था मैम, सॉरी, आर्यन खान का, उसमें तो उसे हाँ, मिल गया था मैम 1 मंथ के बाद, मतलब आप है ना 1 मंथ के बाद की जो बात करो ना एनडीपीएस केस के अंदर, अभी का जो लॉ चेंज हुआ है ना, हाँ, एनडी नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंदर एक इन्होंने अमेंडमेंट लेके आए। ठीक है। इसमें कैसे होता है ना कि आप बेल लगाने के लिए भी आपको एक 90 डेज तक बेल लगाने की प्रोविजन ही है कि आप नहीं लगा सकते हैं। अभी आपको ये भी पता है कि जब सेलिब्रिटी के केसेस होते हैं तो उसके अंदर क्या किया जाता है और क्या क्या नहीं होता है ना। यहाँ पर उस समय ये नहीं था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आने के बाद में उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि जहां पर ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें 10 years से ज्यादा की पनिशमेंट होती है वहां पर आप बेल लगा नहीं सकते हैं फॉर द डेज ऑफ 90 डेज। अगर आप लगाते भी हैं, भूल से भी आप लगाते हैं, दैट मीन्स आप एंटिसिपेटरी बेल को ट्राई करेंगे कि ठीक है ना, क्या करेंगे, एंटिसिपेटरी लगा देते हैं। बच्चा जेल में है या कोई भी जेल में है, उसको लेकर आपको बहुत ऐसे लगता है कि निकले तो दूसरा दिन हो, है ना। तो उसके लिए आप ट्राई अप भी करते हैं। तो कोर्ट क्या बोलती है, इफ यू ट्राई दिस दैट मीन्स यू आर एन ऑफेंडर, दैट मीन्स यू हैव डन एन ऑफेंस, आपने ऑफेंस किया है। जहां पर कोर्ट आपको बेनिफिट ऑफ डाउट भी देता है कि नहीं दिस इज अ ऑफेंडर। समझ रहे हो? ओके मैम, ओके ओके, मतलब ये हाँ, पहले नहीं था, अब हो गया है। अब हो गया तो ना, पहले के पहले तो प्रोविजन थे। चलो चलता था ना। दो पहले भी हजार ऐसे इक्कीस के था अंदर में प्रोविजन में। हाँ तो उन्होंने ले लिया है ऐसा बेनिफिट। हाँ 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 हाँ। इसकी तो शाहरुख खान के केस की तो मैं आपको पूरा डिटेल स्टडी करा सकती हूँ। लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक अलग से ये रखना पड़ेगा जहां पर हम सिर्फ उनके केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे एफआईआर क्या हुई, कॉन्टेंट्स क्या थे, कितने जनों के ऊपर एफआईआर हुई, बेल कब फाइल किया गया, बेल का ऑर्डर क्या हुआ था, जजेस ने क्या कंडीशंस लगाई थी, इम्पोज क्या की थी, है ना। उन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन 1 क्लास में ले लूंगी आप लोगों का जितने भी जो कि करंट अफेयर्स के केसेस है ना, जो हाई प्रोफाइल केसेस जिसको हम बोलते हैं ना, हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर मेरा मोटिव यही सेट होगा कि मैं आप लोगों को ये सारे हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो पूरी तरीके से सिखाऊं कि मतलब आप लोगों को स्टडी कैसे करना होता है। देखो अक्सर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाती है तो आप लोगों को अभी का रूल नहीं पता है ना, इसके लिए अपन ये बात कह रहे हैं, है ना। कल अंदर सार एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर अभी नया रूल क्या होता है, बेल इज अ
बेल इज अ, बेल इज एक्सेप्शन। यस, बेल इज एन एक्सेप्शन, है ना। बेल इज एन एक्सेप्शन। और क्या है? बेल इज एन जेल इज एक्सेप्शन। रूल। जेल इज अ रूल। बेल इज एन एक्सेप्शन, है ना। अगर आप लोगों ने ये केस लॉ देखी होगी कि जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, बेल इज एन एक्सेप्शन एंड जेल इज अ रूल, मैंने ये चीज है ना मेरे लास्ट वाले जो क्लास है ना उस पे मैंने ये खुल के बताया था कि एग्जैक्टली ये क्या होता है ना। देखो, बेल इज अ रूल क्यों बोला गया और जेल इज एन एक्सेप्शन क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट का जब मैटर आया था प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर है ना यूएपीए का केस था वो, ठीक है। यूएपीए के केस के अंदर उन्होंने ये चीज को बहुत अच्छी तरह से एक स्पेशल स्टैच्यू जो है, ठीक है, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये वाला रूल को अप्लाई किया था। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन इवन इन द स्पेशल स्टैच्यू। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक आया था, कोर्ट ने कहा कि हम तो बेल को डिनाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट विल बी द वायलेशन। हो सकता है कि जो आर्टिकल 21 है आप बोलेंगे इट इज अ वायलेशन ऑफ सो एंड सो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बोला कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन इवन इन स्पेशल स्टैच्यूज। जैसे मैं यूएपीए का फुल फॉर्म बता देती हूँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो कंडीशंस इम्पोज किए थे जो ग्रांट करने के टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि बेल शुड बी ग्रांटेड। तो वहां पर देखो, आप लोगों को पता है कि काफी सारे जो जजेस होंगे, काफी सारे जो लॉयर्स होंगे, उनको तो यही पता है ना कि बेल तो मस्ट है। इवन इफ जो आपने यूपी का एक ये देखा जहां पर रिलीज और इसमें एक अमेंडमेंट आया था, वो तो सीआरपीसी में आया था। वो सीआरपीसी से बात ही अलग थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर क्या ये अमेंडमेंट कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं उस लड़की को पूछा नहीं। दैट वाज अ ब्लंडर विच वाज मेड ऑन माय पार्ट, ठीक है। तो जो बेल है, वैसे तो आप कौन से भी केस में बेल ले सकते हैं ना। कितने भी बड़े मर्डर के केस में क्या बेल नहीं होती है क्या? रेप के केस में बेल नहीं होती है क्या? कितने साल जेल में रहोगे आप? हाँ। आपको पता है यूटीपी के केसेस क्या होते हैं? अंडर ट्रायल प्रिजनर। व्हाट यू मीन बाय अंडर ट्रायल प्रिजनर? मैं जो बोल रही हूँ ना, अगर आपके पास एक बुक होगा, एक पेन होगी ना, ये आप कभी नहीं भूलोगे कि मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे। यूटीपी इज इक्वल्स टू अंडर ट्रायल प्रिजनर। अंडर ट्रायल प्रिजनर में क्या होता है ना, ये बंदों को जेल से निकालने के लिए कोई भी नहीं होता है, इनका रिश्तेदार नहीं होता, कोई नहीं होता, ठीक है। तो यूटीपी के केसेस जो होते हैं ना, जैसे अभी आप लोग हैं एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, जो जूनियर लॉयर्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है पता है क्या? यूटीपी के केसेस चलाओ। यूटीपी के केसेस में क्या हो सकता है ना, आप उसमें आप चीफ ले सकते हो, क्रॉस ले सकते हो, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो ना, जैसे अभी कोई इंस्पेक्टर हुआ या कोई भी हुआ, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, यानी कि आपका केस कौन से सेक्शन में ट्राइबल हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग है ना कोर्ट है, वो ये सब चीजें करवाती है, ठीक है। तो समझो अभी आपको मैं कहूँ कि एज अ जूनियर लॉयर मैं, आप यूटीपी के केस लेंगे क्या? आप बोलेंगे यूटीपी क्या होता है? मैंने कहा अंडर ट्रायल प्रिजनर। आपने पूछा ये क्या होता है? जो जेल में होता है जिसको छुड़ाने के लिए कोई नहीं होता है। तो आपने पूछा क्यों छुड़ाऊं मैं उसको, जब कोई छुड़ाने आ रहा ही नहीं है, हम क्यों रिस्क लें? तो मैं आपको बता दूं कि लॉयर की रिस्क होती है क्या ये चीजों के ऊपर? बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है। नो लॉयर विल कम इन ट्रबल अगर वो यूटीपी के केसेस लेते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर के केसेस लेते हैं। तो मैं दूसरी बात आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का क्या रोल होता है ना, मतलब देखो, आप लोगों को ये केस है ना बहुत पुराने पुराने होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 10 के केस, 9 के केस, 2009, 2006, 7 के केसेस जहां पर अभी तक वो जेल में पड़े हुए हैं, उनको निकालने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तो आप अगर वो ट्राई कर सकते हो। देखो, आपको पता है ना कि जो जजेस है वो भी तो चाहते हैं ना कि जेल फ्री होना चाहिए। वो थोड़ी चाहते हैं कि जेल्स पे फ्लड होना चाहिए और हार्डन क्रिमिनल्स बन के लोग बैठ जाए और गलत काम होए अंदर। वो तो चाहते हैं ना कि द जेल शुड बी जेल फ्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विक्टिम्स है, हो सकते हैं कि वो जो अक्यूज है वो विक्टिम्स हो, उनके ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं, उनका जो वेयर अबाउट्स है, यानी कि जो भी उनके लिए कोई समझो घर का कोई है ही नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आजकल आपको पता है ना कि कोई ऐसे बोलते हैं मर गया ये हमारे लिए, ये कोई है ही नहीं, है ना। ऐसे करके भी बच्चे, पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को
फेंक देते हैं क्योंकि ऐसा तूने गंदा काम किया। ठीक है। अच्छा, जब ये आपको पता है ना रेप केस के अंदर क्या हो रहा था, जब उन तीनों को फांसी लगाई जा रही थी, कौन से केस के बारे में बता रही हूँ मैं, रेप केस में कौन सा केस था? निर्भया। निर्भया केस, वेरी गुड। तो निर्भया केस के अंदर जो फैमिली थी, हाँ, आपको पता है निर्भया लॉ 2013 क्यों बोला जाता है? निर्भया तो उसका नाम रियल नहीं था, हम सब तो जानते ही हैं, है ना। फिर ये सेक्सुअल एक्ट के ऊपर जो वायलेंस हुआ था, एसिड अटैक्स हो रहे थे, इनको इन्होंने काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना दिया, है ना। तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि जब निर्भया को जे जो भी उनके अक्यूज थे, है ना, जब उनको हैंग टिल डेथ का जो ये हुआ था इम्प्रिजनमेंट, तो व्हेन दे वर टेकन देयर फॉर हैंगिंग, उसके बाद में आपको पता है ना वहां पे डॉक्टर्स खड़े रहते हैं, फिर उसके साथ में एम्बुलेंस खड़ी रहती है, सारा चेकिंग होता है कि बॉडी मरी है कि मतलब वो अभी भी सांस बाकी है कि नहीं बाकी है, वो सब देखा जाता है ना। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब ये तीनों को जेल में ये हैंग टिल डेथ का ये हुआ था और उनको हैंग किया जा रहा था, तो वॉज अ फैमिली ओके विथ इट? वॉज अ फैमिली ओके? निर्भया के केस में आपने तो सभी ने उसको फॉलो किया होगा ना, जो भी लॉयर्स लॉ स्टूडेंट्स होंगे वो देखना चाहते होंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टू द डेप्थ जानने के लिए, है ना। तो उस समय जो उनके पेरेंट्स थे वो ठीक थे क्या? उनकी कंडीशन जो थी ठीक थी क्या? कुछ पेरेंट्स की कंडीशन ठीक थी, कुछ पेरेंट्स की कंडीशन नहीं ठीक थी, क्योंकि किसी ने ये मान लिया था कि अभी हमारे बच्चा जो है वो मरने ही वाले हैं, और कोई जो थे वो आज भी ऐसे लग रहा था कि मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो यूटीपी के ट्रायल केसेस के अंदर रेप केसेस वाले बंदे नहीं होते। यूटीपी के अंदर जो केसेस वाले बंदे होते हैं ना, वो भी हार्डन क्रिमिनल्स ही होते हैं, लेकिन उनको अंदर जेल में रख रख के अगर मैं यहाँ पे कहूँ आशाराम बापू जी, ठीक है, आप लोगों को पता है कि ही इज इन राजस्थान, उनका जयपुर का ये जो जो जेल में वो रहे हैं, नाउ यू नो ही इज आउट फ्रॉम देयर, ही इज आउट फ्रॉम देयर, many of them don't know about it मुझे नहीं कि लगता। Asharam Bapu is not into the jail. Where is he? I'll tell you. He is in Bombay. मैं आपको ये भी बताती हूँ, चलो I will open up this also. He is in Bombay. There are many disciples जो बॉम्बे में आके उनका दर्शन कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो वो जो है ना कि जो इम्प्रिजनमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये आप लोगों को जानना चाहिए कि लॉ के जो एम्बिग्यूटीज है, जो डिफिकल्टीज है, यूटीपी क्या होता है, बेल क्या होता है, बेल बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, इसीलिए आपको ये डिटेल बता रही हूँ। ठीक है। तो बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड। अभी देखो पर्सनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तुम खुद से पेपर निकाल के कोर्ट को देंगे क्या, लो मैं लिख के दे दिया, मुझे छोड़ दो, विदाउट श्योरिटी, मेरे पास गारंटर नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द केस ना, अगर वहां पे पर्सनल बॉन्ड लेके उसको छोड़ा जा सकता है जहां पर ऑफेंस इतना बड़ा नहीं है। एग्जाम्पल ले लूं, 138 के केस में फिलहाल पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है ना, टिल ही गिव्स द बेल। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, जहां पर पर्सनल बॉन्ड देके रिलीज किया जाता है, जहां पर पर्सनल बॉन्ड लेके रिलीज करने के बाद भी आपको एक बेल देना पड़ता है। यहाँ पर दो चीजें हैं, समझ के लेना ये बात मैं क्या बोल रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग जो है ना आपको यूट्यूब पे मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी। आज भी आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी, जितना जितना मेरा क्लास होगा ना वहाँ पे पोस्ट होता जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। बॉन्ड का मतलब मैंने आपको पर्सनल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर आप लोगों के पास गारंटर श्योरिटी नहीं होता है जो आपका साथ देने कोर्ट में आ जाए, है ना। तो इसके लिए ये बॉन्ड दिया जाता है कि चल ठीक है तू ही दे दे, तू तुझे ही हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए तू एक लिख के तो दे दे। ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड के ऊपर 15 का टिकट लगाया जाता है, चलो ये भी बता देती हूँ मैं। यहाँ पर आप लोगों को 15 का टिकट लगाया पड़ता है या 5 का टिकट लगाना पड़ता है, आपके स्टेट में क्या है मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। कि पर्सनल बॉन्ड पे हम लोग गवर्नमेंट का कितना टिकट लगाते हैं, 5, 10, 15। ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया है मैंने आप लोगों को, 20 का टिकट नहीं लगता है, मैंने कहा 5, 10, 15। पर्सनल बॉन्ड पे आपको कोर्ट का कितना टिकट लगाना पड़ता है, उसके बाद कोर्ट आपको छोड़ता है। ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चार्ज। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। अभी देखो चार्ज में कितने सारे ऑफेंसेस भी हो सकते हैं ना, ऐसे जरूरी थोड़ी है कि एक ही ऑफेंस हुआ है।
हो सकता है कि उसमें चीटिंग का केस अलग होने दो, उसमें फॉर्जरी का केस अलग होने दो, है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस मिला के भी चार्ज होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर कोर्ट ने रॉन्ग चार्ज फ्रेम किया, अब यहाँ पे जो शब्द है ना चार्ज, ये बहुत पहले आ गया। क्यों? क्योंकि जब एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद में हम लोग एंटिसिपेटरी बेल, जनरल बेल, रेगुलर बेल, ये सारे बेल आउट होने के बाद में चार्जशीट आता है। क्या आता है? चार्जशीट। चार्जशीट आने के बाद में क्या होता है, आपको फिर से क्या देना पड़ता है? श्योरिटी देना पड़ता है, बेल देना पड़ता है। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में आपका जो स्टेज होता है वो चार्ज होता है। तो चार्ज से पहले आप कौन सी मैडम एप्लीकेशन कोर्ट के सामने दे सकते ये हैं? डिस्चार्ज एप्लीकेशन। चार्ज से पहले डिस्चार्ज, एक मिनट, आ रही हूँ मैं, है ना। चार्ज से पहले होता है डिस्चार्ज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज? डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके अगेंस्ट जो चार्जेस है वो झूठे हैं, वो खोटे हैं, वो नहीं होने चाहिए, पुलिस ने आपको रॉन्ग केस में या फॉल्स केस में इम्प्लीकेट किया है, तो आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाता है कि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करते हैं। ठीक है। और डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आप जो कंटेंट्स लेते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि डिस्चार्ज में हम क्या देखते हैं। आपको पता है, हम लोग डिस्चार्ज एप्लीकेशन में एफआईआर का कॉपी और चार्जशीट का कॉपी का जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं उन सब चीजों को निकालते हैं, और निकालने के बाद हम उसके डिस्चार्ज एप्लीकेशन में उस लेवल पे ग्राउंड्स को तैयार करते हैं। तो आपको मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन कैसे पढ़ना होता है ना, एफआईआर विद चार्जशीट, वो भी बता दूंगी, डू नॉट वरी। हाँ, now who was one who was asking a question? मैम मैं जो आपने कहा था ना कि इसमें चार्ज फ्रेम होने के बाद भी बेल लेनी पड़ती है, नहीं, चार्जेस मैंने के ये बाद नहीं भी। कहा चार्ज फ्रेम होने से पहले की बात कही मैंने कहा हाँ कि जब पहले। चार्जशीट आएगी ना तभी आपको बिल देनी पड़ती है। अच्छा, उस चार्ज शीट आने से पहले हम बेल लें तो वो भी तो हो जाएगी ना? उससे पहले तो आपको बिल लेनी पड़ती है ना, पर चार्जशीट आने के बाद में आपको बिल लगानी पड़ती है। उसके बाद में आपको चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। किसको? अक्यूज्ड को। मैडम एक मिनट, अगर चार्ज शीट हमने ली है, चार्ज शीट तो हमें बाद में मिल जाएगी, चार्ज शीट से पहले हम बेल लेंगे तो हमें क्या दोबारा चार्ज शीट के बाद दोबारा बेल करानी पड़ेगी? चार्जशीट आने जब आएगी चार्जशीट तब आपको दोबारा बिल करानी पड़ेगी। तो उसमें विथ श्योरिटी देनी पड़ेगी या खाली बेल मोड से काम चल जाएगा? नहीं नहीं, विद श्योरिटी देनी पड़ेगी। जो आपका पहला वाला श्योरिटी था उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कंटिन्यू करने के, नहीं जो हमारी पहले नहीं श्योरिटी है, या नहीं, फिर अलग से? चार्जशीट आई आपको बस अपना एंटीसिपेटरी बेल के जैसे आप कैसे कर रहे थे ना वहां पे, आप बेल दे रहे थे जिसमें आप बेल का फॉर्म फिल करते हो, जिसमें आप हाँ। श्योरिटी का नाम लिखते हो, है ना, जी जिसमें जी आप जी। डॉक्यूमेंट लगाते हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग हम्म लाइसेंस, फिर अगर समझो उसका सैलरी स्लिप है तो वो लगाते हो, या फिर हम्म आपके पास उसका इनकम टैक्स रिटर्न्स का कुछ है तो वो लगाते हो ना। तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। जो पहला वाला आपके पास श्योरिटी रहेगा, गारंटर रहेगा, हम्म उसको भी आप आगे लेके जा सकते हैं। कि एक बार वो दिया तो दूसरी बार दे सकता है क्या सेम वाला? तो मैं कहूंगी हाँ, हम्म दे सकता है। ठीक है। अगर आप ठीक। रेगुलर बेल देते हो, अभी समझो एग्जाम्पल लेती हूँ, एंटीसिपेटरी बेल हो गया, उस समय तो आपने बेल दिया ही नहीं ना। हम्म। आपने बेल दिया एंटीसिपेटरी हम्म बेल के टाइम पर, आपको बेल हम्म आउट हो गए, आपको बेल आउट हो गए, फिर आप बेल आउट होने के बाद में आपको बेल तो देना पड़ेगा ना। हम्म। आया बात ध्यान पे? जी। ये जो बेल एंड बेल के टाइप्स है ना, और ये जो पनिशमेंट के टाइप्स है, पनिशमेंट की थियोरीज है, क्यों यहाँ पे बता रही हूँ? वैसे आप बोलेंगे पढ़ा तो डेफिनेशन रही है, फिर इतना डिटेल क्यों बोल रही हो? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे जाके आपको ये सब पढ़ाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताओगे कि आपने आगे हमको ये बताया था, है ना। मैडम मैं इसीलिए पूछता हूँ, मैडम मैं प्रैक्टिशनर था सिविल का हूँ। अब मैं क्रिमिनल मैटर्स वगैरह आते हैं तो उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लगता मैं दूसरे वकील साहब के पास लेके जाऊँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं मेरा सोचता तो हूँ, मैंने एक कहा ही जितना। सजेशन होगा कि जो भी आप केसेस ले रहे हो, आपको दूसरे जी। लॉयर से सजेशन लेने की भी जरूरत है। मैं हूं ना यहाँ पे, हाँ। मुझे मैसेज भेजो, मैं आपको बताती जी हूँ जी क्या करना है, मैं जी बताती हूँ। जी मैडम। और जी। लो, तो जो मेरा भी मैं प्रैक्टिसिंग है एआईबी वाले कंप्लीट होके बैठे हैं ना अभी,
ठीक है, जी जैसे रिजल्ट आएगी ना, धमाका करना आप लोग, केसेस उठाते जाना। ये मत सोचना हमारे पास तो सीनियर ही नहीं मैडम, है, हम मेरा तो बर्बाद। मेरा मेरा एआईबी क्लियर तो 22 का है। फिर उठाते जाओ ना, क्लियर है तो फिर हाँ। क्यों सोचना। वो ये मैं सोचना पड़ता कभी, ऐसा ना मैडम, जो क्लाइंट है उनका ट्रस्ट बनाना पड़ता है। वो एकदम बनेगा भर देंगे तो कभी बनेगा तभी बनेगा तब बनेगा। तो तभी वो रिकमेंड करते हैं दूसरे को। अदरवाइज उसमें पहले ही हमें पहले स्टेप में हम लोग थोड़ा प्रोग्रेस नहीं कर पाए तो उसमें फिर दूसरा का रिकमेंडेशन कम हो जाता है, वो इसी तरीके से ट्रीट हम्म, होता है फिर। आप टेंशन मीन मत लो, तो आप उठाते जाओ, मैं हूँ। ठीक है मैम। चलिए मैम चार्जशीट आगे से बढ़ेंगे। पहले चार्जशीट से पहले मैम आपने बताया एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल, और फिर उसके अगर चार्जशीट बनने के बाद भी रेगुलर बेल ना। हाँ, आपको बेल लगानी पड़ती है ना, तो उसके बाद चार्जशीट आती है। क्योंकि जो ऑफेंडर्स है ना, वो जो हमारी कोर्ट्स होती है ना, वो प्रोटेक्टेड है आजकल। बोलते हैं कि भाग जाने से पकड़ना भला ना। हाँ हम्म। मैडम, एक चीज और है मैडम, आजकल जो मैं देखता हूँ मोस्टली केसेस में पुलिस वाले चार्जशीट की जगह एफआईआर दाखिल करते हैं सीधा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, एफआईआर के साथ चार्जशीट दाखिल होती है। एफआईआर के साथ। हाँ, कौन से हम्म, ऐसे केसेस होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम हो गया, आप वहां से समझ के हाँ चलिए आपकी एफआईआर प्लस चार्जशीट दाखिल होती है क्या साथ में? मैं बोलूंगी हाँ होती है। होती है। दोनों कर सकते हैं क्या? मैं कहूंगी हाँ हम्म। कर सकते हैं। हम्म। है ना। हम्म। चलिए आ जाइए कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस जहां पर आप लोगों को पता है ना कि पुलिस रिमांड लेती है, हम्म। हाँ, बुलाती है ना, बुलाती है। ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन द बेल बॉन्ड शुड बी ओरिजिनल। यस, ओरिजिनल होने चाहिए, नहीं तो आप लोगों को जो कोर्ट ऑफिसर होता है ना, उससे ओरिजिनल वेरिफिकेशन का एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है, ओरिजिनल वेरीफाई करा के आप क्या कर सकते हो ना, ओरिजिनल हम्म। वापस वैसे तो आपको मिलेंगे ही। आपने ओरिजिनल वेरीफाई करा लिया ना, तो वेरिफिकेशन का ठप्पा लग जाएगा, वो कोर्ट में चले जाएगा। ओरिजिनल्स जो है उनके पास जा सकते हैं जिनके होंगे। यानी आप समझ के चलिए कि अगर गारंटर श्योरिटी जो होगा हम्म। उसके जेरोक्स कॉपीज है। ठीक है, मैं हम्म। आपको एक और यहाँ पे बोल देती हूँ, आपने पूछा ही है तो क्यों नहीं। देखो क्या होता है ना, अभी कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास राशन कार्ड जो है वो घर पे मिलता ही नहीं है ना। होता है कि राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, हो सकता है आधार नहीं मिल रहा है, हो सकता है कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं। होता है कभी कभी ऐसे होता है कि हमको घर में हम लोग ढूंढते हैं, नहीं मिलते। फिर हम क्या कर सकते हैं ना, तो क्या हमारी बेल जो है वो इस वजह से रुक जाएगी कि जो हमारा श्योरिटी है उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। समझो ना, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो अभी क्या करेंगे? बेचारा मर जाएगा क्या? फांसी देगा क्या इसके लिए? नहीं ना। एज अ लॉयर आपको क्या करना है, आपको कोर्ट पे एप्लीकेशन देना है और उसमें टाइम ग्रांट करा के लेना है कि ऑन द नेक्स्ट फॉलोइंग डेट हम लोग उस राशन कार्ड को या एनी अदर डॉक्यूमेंट, आधार हो गया, टैक्स पावती हो गया, उसको हम जमा कराएंगे। ठीक है। मैडम, हर राशन कोर्ट कार्ड का से क्या। प्रोसीजर जो होता है ना, एक मिनट हाँ, हर कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपके केरला स्टेट में होने दो, बैंगलोर में होने दो, या एनी अदर स्टेट में होने दो, तो उस स्टेट्स में क्या होता है ना, हर ऑफेंडर जो होता है ना उसको डिफरेंट डिफरेंट ये किया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो भी आप बेल देते हैं, तो अगर आपके पास कोई अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एज एन ओरिजिनल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद में कोर्ट उस एप्लीकेशन को अलाउ कर सकती है और आपको बेल ग्रांट किया जा सकता है। आया बात ध्यान पे? अब पूछो, आपको क्या पूछना है ना। पूछा था कि जैसा आप राशन कार्ड बता रहे तो आइडेंटिटी के तौर पे दी जाएगी, श्योरिटी तौर पे थोड़ा ही चलेगा राशन कार्ड। ऐसे नहीं होता है। आइडेंटिफिकेशन, अभी देखो श्योरिटी के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसमें हम्म। राशन कार्ड पे भी ठप्पा लगता है ना, हाँ। आधार पे भी लगता है, लेकिन तो राशन आधार के कार्ड मैडम, ओरिजिनल पे। हाँ। राशन कार्ड पे जो है तो वैल्यू थोड़ी होगी राशन कार्ड की। अरे कितने रुपए। सारे जगह क्या करते हैं आपको पता है, सिक्का निकाल सकते हैं ना। अगर वो कोर्ट का सिक्का लग गया तो बाद में हम 1 साल के बाद उस सिक्के को निकालने के भी कर सकते हैं ना। सिक्का मीन्स मतलब। स्टैम्प स्टैम्प।
which is given by the court that this person as a guarantor in this मतलब case. हाँ, गारंटर तो ठीक है मैडम, इतने का वो भी तो जैसे पर्सनल बॉन्ड होता है, उसमें होता है कि श्योरिटी हम इतने की श्योरिटी दे रहे हैं, तो राशन कार्ड में श्योरिटी अवेलेबल हो जाती है, ग्रांट हो जाती है। आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे मिस्टर राणा, आप समझ के चलो। आपको जो रहेगा वो शॉप एक्ट दे सकते हो, फिर राशन कार्ड दे सकते हो, या फिर आपका टैक्स का, या फिर सैलरी, फिर आधार कार्ड। आप क्या करोगे ना, मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ। आपकी यहाँ पे जो बेल का ऑप्शन होता है ना, जो बेल देने के लिए आपको जो श्योरिटी के फॉर्म फिल करने होते हैं, उसमें वो फॉर्म के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं ना, वो दिया रहता है। तो नाउ व्हाट इज योर जॉब, आपको कल वो चेक करना है कि फॉर्म के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो उसके साथ में हम डिस्कशन करेंगे। ओके ठीक है। ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पर पुलिस ऑफिसर जो होता है अंडर एनी लॉ अरेस्ट विदाउट वारंट। आप लोगों को पता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर अगर ऐसा है तो बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, एक बात। फिर उसके साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि पुलिस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी नोटिस देती है। आप लोगों को अनिश कुमार की जजमेंट तो पता ही होगी, है ना, कि विदाउट विदाउट समन्स दिए कोर्ट, मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जिन्हें बेल में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसे आप फर्स्ट शेड्यूल में देख के आना। ठीक है, और यहाँ पर पुलिस जो होती है बिना वारंट के इस ऑफेंस में वो सामने वाले को अरेस्ट कर सकती है। ओके, फाइन, ओके ना। yes कंप्लेन, sir. दिस वर्ड कंप्लेन मीन्स एन एलिगेशन। अब ये शब्द एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम। ठीक है, एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम जो आप एक कंप्लेन में लगाते हो। ये कंप्लेन जो होती है ये कहाँ पे फाइल की जाती है? ये कंप्लेन जो होती है ये कोर्ट में फाइल की जाती है। यहाँ पर ये ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है। आपको पता है वेदर नोन और अननोन, आपको पता है अननोन के खिलाफ एफआईआर होती है। अननोन के खिलाफ एफआईआर होती है। अगर कोई पर्सन है, उसने समझो कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया, भाग गया, सीसीटीवी फुटेज में वो कहीं नहीं दिखा, तो वो अननोन के खिलाफ ही एफआईआर होगी ना। हाँ, नोन के खिलाफ होगी क्या? उसका नाम तो मालूम ही नहीं है किसने क्या किया है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी कंप्लेनेंट जो Ma'am, होता है। हाँ सर, हाँ हाँ मैम। ma'am, sorry to interrupt you abruptly. Ma'am, आवाज नहीं आ रही। हाँ वही ना, कहाँ गई मैडम? सोनिया मैडम है ना? मैडम रिपीट, सोनिया मैम। शी इज नॉट देयर इन द क्लास, वो लेफ्ट आउट हो गए शायद। तो बस दरअसल मैडम आजकल नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। पैसा पूरा जा रहा है, कंपनी प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड पूरी कर ही नहीं रही है। क्या ही कर हेलो सकेंगे। हाँ यस मैम। मैम, मेरा क्लास बहुत बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? आपके साथ कैसे हो रहा है? इज एनीबडी एल्स एक्सपीरियंसिंग दिस? मेरे यहाँ से तो सब लोग जो बैठे हैं ना, वो तो सभी यहाँ पे बैठे हैं। ऐसे तो नहीं होना चाहिए सोनिया मैम। मैम, आई हैव joined at least 15 times. कहाँ हेलो इशू मैम, होगा? यहाँ तो ठीक है मैम। हाँ वही यहाँ तो ठीक सोनिया है। मैम। हाँ मैम, हमारा सही या है, सही मैम, चल रहा है। आई कंटिन्यू विद माय क्वेश्चन। मैम, पता है पुलिस ने मुझे कहा कि यहाँ ऑर्डर्स हैं कि हम कोई भी अननोन के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते। ये मुझे हम्म 2 नहीं कर बार सकते। बताया। एक तो बनगार्डन पुलिस स्टेशन ने बताया, और दूसरा अपना शिवाजी नगर का जो मेन सीपी ऑफिस हम्म है, सीनियर वहां पे। तो मैडम तो उनसे आई कहता सेड है शो मी द मैडम नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ वन लेटर। मिनट आप, वन मिनट, लेट तो लेट her दे आर finish the सेइंग question। ऐसा कुछ भी। हाँ, मैम, क्रॉस कनेक्शन है क्या? नहीं नहीं नहीं, यू गो ऑन, सॉरी यू मैम। गो ऑन। हाँ मैम, बोलिए सो ना। दे दैट दैट इज अ फुल पीआई, एंड ही सेड मैम हमको बिलकुल भी म्हणजे आम्हाला ऑर्डरच नाही अननोन लोकांच्या अगेन्स्ट एफआयआर करायची, आम्ही शोधूच शकणार नाहीये कोणाला. हम्म, तो तुम्हाला अर्थात काय की तुम्हाला घ्यायचंय नाही कंप्लेन? आपने मैडम ऑनलाइन एफआईआर किया अननोन के खिलाफ?
सोनिया मैडम, आपने ऑनलाइन के खिलाफ ऑनलाइन एफआईआर किया क्या? आपने शिकायत दर्ज करवाई क्या वो प्रक्रिया के अंदर? मैडम 175(3) के अंदर डालो ना इन लोगों को अंदर, क्यों हम लोग इसका सुन के ले रहे हैं? सोनिया मैम क्लास में लेफ्ट आउट हो गए क्या? मैडम शिकायत क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है ना मैडम। पर हाँ, ऐसा है कि शिकायत क्या है, ये आपकी बात करेक्ट है। अगर हाँ समझो वो कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन, तो वो अगर शिकायत नहीं है समझो, तो वो उसमें एनसी का ऑप्शन तो है ना उनके पास कि ठीक है ना, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बना के दे दो, एनसी कर दो ना, एनसी कर दो। अगर ऑफेंस, अगर डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस के हम लोग बोल रहे हैं कि अगर अगर कंप्लेन ऐसी है कि वो नहीं ली जा सकती है, पर ऐसा, मुझे आप बताओ ना कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं या ये कुछ होता है या चोरी होती है, तो वो अननोन के खिलाफ एफआईआर करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं मैम मैडम। उन्होंने यस, मुझे करते हैं मैडम, कहा, करते हैं। वो वो मैम करते उन्होंने हैं कंप्लेंट मुझे मैम, कहा जी आप अज्ञात करते में करते हैं, कि अज्ञात में। वो डेथ होती है, वो डेथ हो तो फिर एक आध बार हम करते हैं, रेगुलरली नहीं करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है एक हाथ बार? आप मुझे बताओ ना। अगर मैम वो मुझे ऐसे ही बोल रहा है, कैन यू बिलीव दैट? ये मेरा पर्सनल मैं एक्सपीरियंस रहा है ऑन कई बार सेवरल जैसे झगड़े हो ओकेजन्स जाते विद हैं, दीज पुलिस। 175(3) के अंदर आप उनके ऊपर करो ना कंप्लेन। इनके ऊपर कर दो, पुलिस वालों के ऊपर ही। मैं वही कहना चाह रहा था मैडम, होम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर साहब उन्हीं के नाम से कर देते जी, लिखिए जी आपने ये कहा है। हाँ हाँ, करते हैं ना, क्यों नहीं करेंगे अच्छा। सोनिया मैम? नहीं करते आप, मैं इनके ऊपर ही है 175(3) दंगे के अंदर होते हैं, कंप्लेन लगा दो झगड़े ना। झंझट होते हैं, दंगे होते हैं, उसमें दो चार के नाम होते हैं, बाकी सारे अज्ञात में करते तो हैं एफआईआर ये लोग। हाँ, हम्म। करते हैं करते हैं। ये हाँ। देखो सोनिया मैम, आपको पता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है? आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे पूना पुलिस में क्या होता है यस ना? यस यस मैम, बट अगर यस आपने यस वो यस। चलाया नहीं है तो फिर आपका कंप्लेन लिया भी नहीं जाएगा ना। गान हाँ बिना गांधी के आपको लगता है कि ये लोग सुनते हैं? अगर अननोन रहा तो करेंगे ना आपको? आप नहीं। ये सोचो ही मत नहीं करोगे। आप गांधी दे दो, ये अननोन के ऊपर भी करवा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम, मैडम पर समस्या यह है ना, एक तो विक्टिम बेचारा, वो व्यक्ति विक्टिम हुआ पड़ा है, ऊपर से वो भी ऊपर एफआईआर लिखाने के लिए पैसे देगा, तो कहाँ तक देगा अननोन में भी। नहीं, आप क्यों विक्टिम की चिंता कर रहे हैं? विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के अंदर हम उसको दिलवाएंगे ना। यही तो नहीं बात है ना कि दिलवाएंगे। हमारा जो नॉलेज है ना वो बहुत नैरो है, बहुत छोटा नहीं है। मैडम, हम लोगों को डिटेल वो नहीं पता है कि हम इसमें अगर हमने ऐसा किया तो। नहीं तो मैडम उसे फिर पहले उसको फिर हम अपने पास से देंगे, फिर उसे क्या विक्टिम नहीं दे पाता ना उस टाइम पे बेचारा, वो तो वैसे ही पीड़ित है, पीड़ित हुई फिर सचिन, पैसे निकल। मैं जी आपको वही बोल रही हूँ ना कि जब तक आप मेरी पूरी बात नहीं समझेंगे ना, तो हम अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे, ऐसा हो जाएगा ना। जी मेरी पूरी बात सुनो तो आप लोग जी मुझे जी मैम। बोलने का मौका देंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके जाऊंगी ना। ठीक सॉरी है, मैडम, पुलिस सॉरी। वाले अगर कंप्लेन नहीं लेते हैं तो हम लोग उनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन तो दाखिल कर सकते हैं ना। अच्छा, मैं आपको हम्म। ये बात भी बताती हूँ कि आप जो बोल रहे हो ना पुलिस के प्राइवेट कंप्लेन, एक साइटेशन आई थी रिसेंट करंट अफेयर्स में, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई भी प्राइवेट कंप्लेन नहीं दाखिल कर सकते हैं। जी तो वो कौन सा केस लॉ था? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कैन अ पुलिस बी चार्ज फॉर गिविंग अ फॉल्स कन्फेशन? यस मैम। दे सकते हैं ना? महेश राम के केस में, महेश राम गणेश राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, भगवान सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था। रीसेंट केसेस के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ मैं, है ना? तो लीगली क्या होता है ना, जो पुलिस ऑफिसर अगर कोई चीज को डिसीव कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या किसी को फॉल्स कन्फेशन देने के लिए या प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इन सब सिचुएशंस में एज अ लॉयर हमको क्या करना चाहिए? हाँ, इनको भी तो हमको, जब तक हम लोग अपने भाषा में इनको नहीं सिखाएंगे, आपको लगता है कि ये सीखेंगे? अब तो ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है मैडम। अगर समझो, अगर आपने ऑनलाइन एफआईआर करी, उसके बाद में इनको 3 डेज में आपको कॉल करना है,
उस कॉल के ऊपर आपको पूछेंगे कि भाई ये हुआ है, तो आपको जो कंप्लेनेंट होगा उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा कि आके सिग्नेचर करके जा। अगर वो पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेता है, आप आरटीआई निकालोगे, पुलिस गया नहीं गया। पुलिस की पोस्ट पे उसको रिजाइन करना पड़ेगा, हम उसको सस्पेंड करा सकते हैं, है ना। तो ये प्रोसीजर को देखने के लिए आप लोग अननोन के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। जब अननोन के खिलाफ एफआईआर हो सकती है इन केस ऑफ चोरी, चोरी के केस में आप जब तक चोरी वाले नहीं मिलते तब तक क्या करेगी पुलिस? जो चीजें गुम हुई है घर से, ठीक है, उनमें उन्होंने मास्क पहना हुआ है, कंप्लीटली वो क्लोज्ड है, सिवाय आंखें के कुछ नहीं देगा, उनका रिकॉग्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है कि ये कौन है। तो बाय दैट टाइम तो उनको अननोन के खिलाफ एफआईआर तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर फायदा क्या है हम लोगों का इतना लॉ चेंज करवा के। हाँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मर्डर का जो विक्टिम है वो चाकू मार के भाग गया, तो क्या मतलब पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, स्पॉट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी? हाँ, वहां पे चेकिंग नहीं करेगी कि क्या है, ब्लड स्टेन्स है, चाकू है, वो एरिया को पूरा नहीं देखेगी, सीज नहीं करेगी, बॉडी को ड्रॉ नहीं करेगी जैसे मरी है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जब तक आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स हम लोगों के ब्रीफ नहीं हो, अच्छा हाँ, ये भी मैं कहूंगी कि कॉन्सेप्ट की बात भी छोड़ दो, अगर पुलिस नहीं लेती है तो भाई हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये बात भी मैं आपको बोलती हूँ ना, कि अगर समझो पुलिस नहीं लेती है तो 175(3) के अंदर हम उसकी कंप्लेन करेंगे। अच्छा, उसमें भी अगर आपको पता है ना कि जब तक हम लोग पुलिस वाले को किधर ना किधर ये नहीं करते हैं तो पुलिस वाले भी सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। तो आपको पुलिस के वाले के खिलाफ ऐसे उनको लॉ पढ़ाने आना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा। अब मैं आपको बोलती हूँ, अभी आप देखेंगे जो मजिस्ट्रेट्स है, जो कोर्ट्स बैठी हुई है, जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं, क्या वो लोग आईपीसी लेके हाथ में नहीं बैठे हैं? क्या सीआरपीसी की प्रोविजन चेक नहीं कर रहे हैं? क्या एविडेंस के अंदर वो चीजों को देखा नहीं जा रहा है? क्योंकि उनको ही नहीं मालूम है। दे ओनली डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आप, अगर मैं सेक्शन की बात कह रही हूँ, सेक्शन में चेंजेस है, ये तो बोलना बहुत आसान था कि कवर चेंज हुआ है, लेकिन कवर के जो ड्रॉबैक्स है, आप बोलेंगे ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है, ये भी तो सेम है, बट लीगली क्या होता है, बट, शल, कॉमा, ये सारी चीजें जो होती है ना, आपको लॉ पढ़ने के लिए चेंज करवा देती है। एक कॉमा भी अपने सेंटेंस को रोक के हमको दूसरी बात बोलने के लिए लगाता है ना। ओके।